बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अली फ्रॉम चैनल फ्रेंड्स फिज़िक्स। स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे फ़िज़िकल ऑप्टिक्स का जो लेक्चर है डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये लेक्चर स्टूडेंट्स जो डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट है एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सा लेक्चर है। इसको मैंने इसलिए थोड़ा सा अवेटेड रखा ताकि इस पर एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करके आप तक पहुँचाई जा सके। इस लेक्चर का जो सीक्वेंस है स्टूडेंट्स वो ज़रा और से सुनना और समझना है कि नंबर 1 तो इस लेक्चर में हम कंप्लीट डायफ्रैक्शन को कवर अप करेंगे जो एफएससी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग है। डायफ्रैक्शन ड्यू टू अ नैरो स्लिट, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग एंड डायफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज बाय क्रिस्टल्स। अब इसमें सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा मल्टीमीडिया के थ्रू डायफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करूँगा, इसकी एग्जांपल्स दिखाऊँगा, फिर कुछ हिस्सा मैं आपको वाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करूँगा और इस तरह हम इसको मर्ज करके कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले डायफ्रैक्शन को समझने के लिए एक छोटी सी मिसाल पे आते हैं कि लेट अस स्टार्ट विद अ सिचुएशन एंड यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। हमारे पास नेचर में दो तरह की वेव्स होती हैं स्टूडेंट्स। एक हमारे पास होती हैं साउंड वेव्स, ठीक है, और दूसरी होती हैं लाइट वेव्स। साउंड वेव्स मैकेनिकल हैं, लाइट वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं। दोनों में फ़र्क किस चीज़ का है? एक बहुत बड़ा फ़र्क, एक तो इनमें मीडियम डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी का भी है, लेकिन एक और फ़र्क कि साउंड वेव्स की जो वेवलेंथ है वो सेंटीमीटर्स में होती है और लाइट वेव्स की जो वेवलेंथ है वो अप्रॉक्सीमेटली माइक्रोमीटर से नैनोमीटर्स तक वेरी करती है। अब वेव्स का जब कभी किसी ऑब्स्टेकल के साथ, किसी रुकावट के साथ, किसी किनारे, किसी कॉर्नर के साथ इंटरेक्शन हो तो हम एक फिनोमेना ऑफ डायफ्रैक्शन जिसे हम एक्सप्लेन करते हैं द बेंडिंग ऑफ लाइट, आज हम डिटेल में पढ़ेंगे ये बेंडिंग होती क्यों है और कैसे। तो फर्ज करें कि आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं कि आप एक दीवार के पीछे खड़े हैं। नाउ इमेजिन कि अगर मैं इस दीवार के इस तरफ एक टॉर्च ऑन कर दूं तो टॉर्च की लाइट जो है वो इस दीवार के साथ इनकाउंटर करेगी और आप दूसरी साइड पर क्या कोई रोशनी देख पाएंगे? डेफिनेटली नॉट। आप कोई रोशनी देख नहीं पाएंगे क्योंकि सारी रोशनी जो है वो दीवार से ब्लॉक हो रही है। बट नाउ इमेजिन कि इसी दीवार के बैक साइड पर अगर एक ड्रम बीट स्टार्ट हो जाए तो विल यू हेयर द साउंड? ऑब्वियसली यस, यू विल डेफिनेटली हेयर द साउंड। नाउ द क्वेश्चन इज, आपने रोशनी नहीं देख पाई लेकिन आप आवाज़ सुन रहे हैं, उसकी वजह You will hear it because of the diffraction। अब diffraction कैसे हुई है? Because sound waves have longer wavelengths comparable with the size of wall। Sound waves की जो wavelength है वो wall के width जो है उससे बड़ी है या उसके comparable है, जबकि जो light waves हैं उनकी wavelength तो दीवार से बेहद कम है। तो हुआ क्या कि साउंड वेव्स जो सोर्स से निकली वो इस कॉर्नर पे जाके इस कॉर्नर से बेंड हुई हैं towards the observer, towards the listener। That's why the listener is able to listen the sound waves but was not able to see the light waves। Okay, so since sound waves can diffract, so light waves should also have to diffract। हमने देखा कि यहाँ पर तो साउंड वेव्स डिफ्रैक्ट हुई हैं लेकिन होना तो लाइट वेव्स को भी डिफ्रैक्ट चाहिए। तो लाइट वेव्स की डिफ्रैक्शन कैसे होगी? उसके लिए स्टूडेंट्स याद रखना है द ऑब्स्टेकल, जो भी रुकावट, जो भी स्लिट आपके सामने हो, उसका साइज और लाइट की वेवलेंथ जो है वो कंपेरेबल होनी चाहिए। बेस्ट मेथड ये होता है कि जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है वो थोड़ी सी स्लाइटली बिगर होनी चाहिए है स्लिट साइज से। सो नाउ थिंक ऑफ अनदर सिचुएशन कि मैंने एक डिटेल लेक्चर दिया था वेव फ्रंट्स पर। उसमें मैंने हर तरह के वेव फ्रंट्स जो आपको समझाए थे। अगर आप ये लेक्चर शुरू करें तो आई विल सजेस्ट कि आप इससे पहले एक मरतबा वेव फ्रंट वाला लेक्चर जो है वो लाजमी सुन लें। तो उस वेव फ्रंट में एक कैटेगरी थी प्लेन वेव फ्रंट्स की। तो थिंक कि किसी सोर्स से दूर से इनफाइनाइट डिस्टेंस से प्लेन वेव फ्रंट्स आ रहे हैं लाइट के और किसी स्लिट में से पास करेंगे। अब ये जो स्लिट में से पास करेंगे तो रोशनी का जितना हिस्सा इसमें से पास हो रहा है सिर्फ उतने हिस्से को ही आगे जाना चाहिए, ठीक है। तो ये वो एक्चुअल थिंकिंग है, परसेप्शन है कि लाइट को ऐसे बिहेव करना चाहिए है जब ये किसी स्लिट में से पास करे। बट लाइट एक्चुअली डू बिहेव लाइक दिस। रोशनी ऐसे बिहेव करती है कि देखें ये हिस्सा जहाँ से लाइट ब्लॉक हो रही है, जहाँ से लाइट
ब्लॉक हो रही है ये वाला हिस्सा, इस ब्लॉकेज वाले पार्ट पे भी रोशनी पहुंच रही है। तो रोशनी का इनएक्सेसिबल प्लेसेस तक भी पहुंच जाना, यानी जहां पर पहुंचना मुमकिन ना नज़र आ रहा हो, स्टिल लाइट पहुंच जाए, इस फिनोमिना को नाम देते हैं डिफ्रैक्शन का। इसकी फर्दर एग्जांपल, ये लाइट रेज आ रही हैं, डिफ्रैक्ट हो रही हैं, तो उन जगहों पर भी एक्सेसिबल है जहां पर लाइट के पहुंचने का इम्कान नहीं था। अब यहाँ पर ये जो एक ग्राफ लाइन बनी हुई है, इंटेंसिटी डायग्राम है। इंटेंसिटी शो करती है कि किस पॉइंट पर लाइट सबसे ज़्यादा इंसिडेंट हो रही है, तो सेंट्रल पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट हो रही है, उसके बाद शार्पली लाइट की इंटेंसिटी जो है वो कम हो रही है। तो ये पहचान है डिफ्रैक्शन पैटर्न की, कि डिफ्रैक्शन पैटर्न सेंटर से बहुत ज़्यादा इंटेंस होगा और फिर बहुत शार्पली डिम होता चला जाएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि क्या हम नेचर में भी कहीं डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व करते हैं? तो आंसर इज़ यस। नेचर में अगर हम देखें तो क्लाउड्स में से डिफ्रैक्शन होती है, क्लाउड्स में से लाइट बेंड होकर इनएक्सेसिबल प्लेसेस तक पहुंचती है। कॉम्पैक्ट डिस्क के ऊपर ये जो कलर्स आपको अपीयर होते हैं, ये भी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से हैं। मून लाइट हेलो, चांद के गिर्द एक रोशनी का हाला बनता है, अक्सर हल्के हल्के बादल हो जब एटमॉस्फेयर में, तो ये हेलो भी डिफ्रैक्शन की एग्जांपल है। स्पाइडर वेब पे जो कलर्स अपीयर हो रहे हैं, ये भी डिफ्रैक्शन की एग्जांपल है। अगर आप किसी दूसरी तरफ, जैसे मैंने शुरू में एक दीवार का हवाला दिया, तो साउंड वेव्स जो हैं वो दीवार के कॉर्नर से डिफ्रैक्ट होके इनएक्सेसिबल प्लेसेस, यानी जहां आप हैं वहां तक पहुंच सकती। फिर आपने एक मुहावरा सुना होगा, दूर के ढोल सुहाने। तो अगर कहीं दूर ढोल बज रहा हो तो उसमें ढोल की जो वेवलेंथ है तो बहुत लॉन्गर होती। तो गलियों की चौड़ाई, मोहल्लों की चौड़ाई, वो चौड़ाई और ढोल से पैदा होने वाले साउंड की जो वेवलेंथ है वो कंपेरेबल होती है। इसलिए दूर से ढोल की आवाज़ आपको इजीली सुनाई देगी, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी साउंड जो है वो सुनाई नहीं देगा। फिर इसी तरह ह्यूमन हेयर्स, इंसानी बाल जो होते हैं, ये बहुत छोटे छोटे डिफ्रैक्शन पैटर्न्स जो हैं वो बना सकते हैं। उसकी वजह कि हर इंसानी बाल खुरदरा होता है, उस पर स्क्रैचेस होते हैं। ये शैम्पू करने से भी नहीं जाते, ये बात याद रखें। ये सिर्फ अपेरेंटली स्मूथ होते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर बालों के ऊपर छोटे छोटे शेल्स होते हैं, स्क्रैचेस होते हैं। उन स्क्रैचेस से लाइट डिफ्रैक्ट होती है, बेंड होती है, और ये इस तरह का एक पैटर्न बनता है। इसी तरह ये एक ज्योमेट्रिकल स्लिट है जिससे लाइट का डिफ्रैक्शन पैटर्न बन रहा है। तो स्टूडेंट्स, अब डिफ्रैक्शन होती क्या है, डिफ्रैक्शन किस तरीके से काम करती है, तो यहाँ से तो एक डेफिनेशन आप देख लें कि द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड कॉर्नर्स और द स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इनटू ज्योमेट्रिकल शेडोज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इज नेम्ड एज डिफ्रैक्शन। अब इससे आगे डिफ्रैक्शन में ये सारा फिनोमेना स्टूडेंट्स हो कैसे रहा है, फिर इस तरह सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन क्या चीज़ है, उसके लिए अब मैं आपको बाकी चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ व्हाइट बोर्ड पर। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने स्टार्टिंग में कुछ एग्जांपल्स देखी कि नेचर में किस तरह से डिफ्रैक्शन जो है वो प्रिवेल होता है। तो अब मैं आपको बहुत बेसिक से बिल्कुल आइडियाज़ को कनेक्ट करके समझाता हूँ कि हम डिफ्रैक्शन पैटर्न या डिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट तक पहुँचते कैसे हैं। बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं करूँगा मैं इस लेक्चर को, FSC के स्कोप तक भी रखूँगा, और उन लोगों के लिए जो डिफ्रैक्शन को समझना चाहते हैं, स्पेशली फॉर द बिगिनर टीचर्स, कि वो डिफ्रैक्शन की थ्योरी को अगर यूँ करेंगे कनेक्ट करना है तो किस तरीके से उन्हें आगे लेकर चलना है। तो सबसे पहले हम डिफ्रैक्शन को समझने से पहले स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले आते हैं शेडोज पर, कि हमारे लिए तो सबसे कॉमन चीज़ लाइट के हवाले से है शैडो। शैडो क्या है? शैडो ये है कि मेरे पास फॉर एग्जांपल एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है और सामने एक स्क्रीन है, ठीक है। यहाँ पर एक लाइट सोर्स पड़ा है, लाइट इससे स्प्रेड हो रही है। अब यहाँ पर जो मैं लाइट की थ्योरी यूज़ करने लगा हूँ वो मैं यूज़ करने लगा हूँ रे डायग्राम्स, रे डायग्राम। रेज क्या होती है ये भी मैं थोड़ा सा आगे चल के बता दूंगा दोबारा। तो अब हम देखें कि वो लाइट जो इस ऑब्जेक्ट को इनकाउंटर कर रही है, ठीक है। अब जहां तक ये ऑब्जेक्ट है वहां तक लाइट ब्लॉक होगी, और चूंकि फिर आगे डिस्टेंस पर पड़ी है जाके स्क्रीन, तो इस तरीके से ये इतना सारे का सारा हिस्सा इस ऑब्जेक्ट का क्या बनेगा? शैडो बनेगा।
हम नेचर में ज़्यादा फेमिलियर हैं भी किन चीज़ों से, शैडोज के साथ। बट एक्सपेरिमेंट्स ये कहते हैं कि अगर हम इस शैडो को बिल्कुल कंप्लीट डार्कनेस में देखें तो यहां बिल्कुल दरमियान में एक छोटा सा ब्राइट स्पॉट नजर आ रहा होता है। अब वो ब्राइट स्पॉट, इस ऑब्जेक्ट के दरमियान से तो लाइट गुजरी नहीं, अगर तो गुजर सकती, ये ऑब्जेक्ट है बिल्कुल ओपैक, यानी इसमें से लाइट गुजर नहीं सकती किसी भी सूरत, 100% गारंटी के साथ इसको हम रखते हैं। यहाँ पर रे डायग्राम के तहत अगर हम ऑब्जेक्ट का इमेज देखते हैं तो इट अपीयर्स लाइक अ शैडो, कि जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा उसका शैडो बनता है। जैसे दरख्त है तो जिस शक्ल का दरख्त होगा उसी शक्ल का शैडो बनेगा। अब रोशनी उस हिस्से से, जिस हिस्से से लाइट गुजर ही नहीं सकती, कंप्लीट डार्कनेस में एक्सपेरिमेंट्स में ऑब्जर्वर्स ने ये देखा कि बिल्कुल दरमियान में एक छोटा सा लाइट स्पॉट बना हुआ। इसका मतलब ये है कि लाइट उन जगहों पर पहुंची है जहां पर रे थ्योरी के मुताबिक लाइट पहुंच नहीं सकती। तो इस ऑप्टिक्स को जो शैडोज बनाती है उसको हम स्टूडेंट्स रे ऑप्टिक्स का नाम देते हैं। यहां तक क्लियर? अब रे ऑप्टिक्स को मद्देनजर रखते हुए या रे ऑप्टिक्स को यूज करते हुए हम शैडोज को तो एक्सप्लेन कर सकते हैं स्टूडेंट्स, बट हम डायफ्रैक्शन की वजह से बनने वाले इस छोटे से स्पॉट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सो अब हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? अब हमें अपनी थ्योरी चेंज करनी पड़ेगी। हमें थ्योरी यूज करनी पड़ेगी क्रिश्चियन हाइजन की, जो कि है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स क्या है? वेव ऑप्टिक्स में बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं वेव फ्रंट्स। अब वेव फ्रंट्स क्या है? पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसी चैप्टर का जो स्टार्टिंग लेक्चर है वेव फ्रंट्स उसको लाजमी सुने। फिर भी मैं एक हवाला यहाँ पर दे देता हूँ। लेट्स से हम स्टार्ट करते हैं दोबारा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास सूरज है ना, सन है, तो इस सूरज से हर डायरेक्शन में वेव्स इमिट हो रही। इन एवरी डायरेक्शन द वेव्स आर इमिटिंग। हम क्या करते हैं कि एक जैसे डिस्टेंस पर मौजूद तमाम क्रस्ट को आपस में अटैच करते हैं और फिर उनको आपस में जोड़ देते हैं। तो हमने एक ऐसा सरफेस ड्रॉ किया जिस पर तमाम पार्टिकल्स का फेज ऑफ वाइब्रेशन स्टूडेंट्स क्या है? सेम है। तो ये मैंने जो लाइन पूरी ड्रॉ की है, ये पूरे का पूरा सरफेस एक वेव फ्रंट है। जहन में रहे ये एक वेव नहीं है, ये बहुत सारी वेव्स के एक जैसे फेज ऑफ वाइब्रेशन वाले पॉइंट्स का मजमुआ है। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट्स ऑफ क्रस्ट को जोड़ते जाएंगे तो नेक्स्ट वेव फ्रंट बनता जाएगा and the process will go on. This wavefront will spread in space in all directions. इसीलिए तो कहते हैं ना सूरज की रोशनी हर तरफ फैलती है, तो that's how the sunlight spread in space. अब ये जो मैंने सीधी लाइंस ड्रॉ की हैं ये हैं रेज। तो रेज वो लाइन है जो वेव फ्रंट के डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करती हैं, और एक वेव फ्रंट में और रे ऑफ लाइट में हमेशा एंगल होता है 90 डिग्रीज का। अब देखें जैसे जैसे ये रेज आगे बढ़ती जाएगी स्टूडेंट्स, ये रेज फैलती चली जाएंगी और एक बहुत ह्यूज डिस्टेंस पे जाके इस पूरे वेव फ्रंट का एक अगर मुख्तसर सा हिस्सा हम सपोज करें तो ये बिल्कुल नियरली फ्लैट होगा, नियरली प्लेन होगा। तो सूरज से ही निकलने वाली रोशनी के इस वेव फ्रंट के हिस्से को हम नाम देंगे प्लेन वेव फ्रंट का। क्या नाम देंगे? प्लेन वेव फ्रंट का। अच्छा, यहां तक तो हो गया वेव फ्रंट। अब वेव फ्रंट को आगे कैसे फर्दर यूज करना हमने, तो इसमें वेव फ्रंट की हमें एक प्रॉपर्टी समझनी। वेव फ्रंट के स्टूडेंट्स एक प्रॉपर्टी ये है, क्रिश्चियन हाइजन में एक प्रिंसिपल लिखा है कि एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट, एवरी पॉइंट on the wave front, every point on the
wave front act as a source of secondary wavelets. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये जो प्लेन वेव फ्रंट हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किया, इसको हम यहाँ इमेजिन कर लेते हैं कि ये वो प्लेन वेव फ्रंट है। अब याद रहे ये बहुत सारी वेव्स को इकट्ठा जोड़ने से एक वेव फ्रंट बना है। अब क्या बात है कि एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट, फर्ज कर लेते हैं हम यहाँ पे कोई 1 2 3 4 और 5 पॉइंट्स सपोज कर लेते हैं। कहते हैं एवरी पॉइंट, मिलियंस भी हो सकते हैं बट हम अपनी आसानी के लिए 4-5 ही काम करें तो बेहतर है। एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट, हर वो पॉइंट जो वेव फ्रंट पर है, एक्ट एज अ सोर्स। सोर्स क्या होता है? सूरज एक सोर्स है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है? लाइट। यूँ समझ ले कि ये वेव फ्रंट छोटे छोटे सूरजों से मिलके बना हुआ है। ये पॉइंट भी अपना एक सूरज है, ये पॉइंट भी सूरज है, ये भी सूरज है। तो एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक हो गया। अच्छा, अगर आप इस वेव फ्रंट को छेड़खानी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे, इट विल मूव इन द स्पेस एंड विल कीप ऑन स्प्रेडिंग लाइक अ सिंपल लाइट। लेकिन अगर आप इसको ज़रा सा भी स्टूडेंट्स डिस्टर्ब कर देंगे, किसी ऑब्स्टेकल से ये हिट कर जाता है, किसी हर्डल कोई इसके सामने आ जाती है, कोई स्क्वायर बाउंड्री आ जाती है, कुछ भी ऐसी चीज़ जो इस वेव फ्रंट को ब्लॉकेज दे सकती है, इस वेव फ्रंट को कुछ हद तक डिस्टर्ब कर सकती है, तो फिर इस लाइन को दोबारा पढ़ें। कहता है एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। यानी जैसे ही आप इसको डिस्टर्ब करेंगे, ये वेव फ्रंट अपने नए वेवलेट्स जनरेट कर देगा, ये पॉइंट अपने नए वेवलेट्स जनरेट कर देगा, ये पॉइंट इसी तरह अपने नए वेवलेट्स, दिस पॉइंट will generate its own wavelets, this point will generate its own wavelets, and these wavelets will keep on spreading in the space। और ये वेव फ्रंट्स इसी तरह आगे स्प्रेड होते चले जाएंगे। यही स्प्रेडिंग ऑफ लाइट से निकली है डेफिनेशन ऑफ डायफ्रैक्शन। अब उसी शेडो वाली डायग्राम पे पहले ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करके देखते हैं। लुक, ये थी स्क्रीन, ये है ऑब्जेक्ट, ये लाइट सोर्स जिससे निकलने वाला, ये रे डायग्राम से अब हम बजाय रे डायग्राम के अब एक प्लेन वेव फ्रंट इमेजिन कर लेते हैं। अब वेव फ्रंट का वो हिस्सा स्टूडेंट्स जो इन कॉर्नर्स से इंटरेक्ट करेगा, उस वेव फ्रंट का वो हिस्सा, उसका हर पॉइंट एक नया सेकेंडरी वेवलेट जनरेट कर देगा, और वो वेवलेट बेंड होने के साथ साथ उस सिम्त में भी पहुंचेगा एज अ लाइट जहां पर उसका पहुंचना बनता नहीं था। तो जैसे ही अपने नए सेकेंडरी वेवलेट जनरेट करेगा, लाइट वहीं से नई सिम्तों में या हर सिम्त में फैलना शुरू करेगी। तो एक तरफ तो ब्लॉकेज की वजह से इसका शेडो भी बन रहा होगा, और दूसरी तरफ वेव ऑप्टिक्स की वजह से कि हर पॉइंट जो वेव फ्रंट पर मौजूद है, इट इज़ प्रोड्यूसिंग इट्स ऑन ज्योमेट्रिकल वेव फ्रंट्स। तो वो तमाम वेव फ्रंट जब आपस में मिलेंगे, ठीक है, दे विल क्रिएट अ लिटिल टाइनी ब्राइट स्पॉट ऑन द स्क्रीन। तो यहाँ से डेफिनेशन मिलती है डिफ्रैक्शन को, द स्प्रेडिंग ऑफ लाइट into geometrical shadows, और the bending of light around the bending भी आ रही है, ठीक है, और geometrical shadows की spreading भी जो है वो आप इसे explain कर सकते हैं। यहाँ तक हो गया। अच्छा, अब हमने explain करना है single slit diffraction को। single slit diffraction समझ आ गई तो समझ लें आपको मल्टी स्लिट डायफ्रैक्शन भी, यानी डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग वाला कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब आते हैं सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन को स्टूडेंट्स हमने कैसे अंडरस्टैंड करना है। तो उसके लिए उसी तरह कनेक्टेड रहना है मेरे साथ। जस्ट इमेजिन कि हमारे पास ये एक अदद सिंगल स्लिट है, ये
गैप है। अच्छा, दूसरी तरफ हमारे पास एक ऐसा वेव फ्रंट है जिसकी लेंथ एक वेव लेंथ जितनी। फिर सुने बात, ये वेव नहीं है, ये वेव फ्रंट है। उससे पहले ये बात ज़हन में रखना है कि एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट कैन एक्ट एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। ये एक पॉइंट सोर्स बना हुआ है, ये दूसरा पॉइंट सोर्स बना हुआ है, ये तीसरा पॉइंट सोर्स बना हुआ है, और सोर्स से लाइट हर डायरेक्शन में फैलती है। इस सिमत में भी फैल रही है, इस सिमत में भी फैल रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में भी, एंड सो ऑन, हर डायरेक्शन में जो है वो स्प्रेड हो रही। तो मैंने जो एक डायग्राम आपको स्लाइड में दिखाई थी कि लाइट को स्लिट से पास करके बिल्कुल यूं स्ट्रेट जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक स्क्रीन प्लेस कर देते हैं हम। बुक में जो डायग्राम है उससे भी मिलते जुलते एग्जाम्पल होगी, लेकिन मैं उस तरह जिस तरह आपको समझ आ सके। तो फर्ज कर लें कि आपके पास एक वेव फ्रंट है और ये एक स्लिट है। स्लिट का जो टोटल साइज है उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं डी से, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि ये मर्ज ना हो उसमें। याद रहे इन दो पॉइंट्स के दरम्यान डिस्टेंस क्या है, डी डिस्टेंस। ऑल क्लियर। अब आपने एक वेव फ्रंट चूज करना है जिस वेव फ्रंट की कुल लंबाई कितनी होनी चाहिए, लैम्डा। डायफ्रैक्शन के लिए जरूरी है कि लैम्डा मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द स्लिट साइज। अब विजिबल लाइट है तो जो स्लिट साइज है इट शुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रोमीटर्स, ठीक है। तो यहाँ तक हम एक तो डी एक्सप्लेन कर लेते हैं, दूसरा स्लिट साइज में रहे माइक्रोमीटर। नाउ व्हाट इज अ वेव फ्रंट? अ वेव फ्रंट is a surface which consists of points. Every point can be considered as a source of secondary wavelets. तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ऐसा करते हैं 4 पॉइंट्स सपोज कर लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 एंड 4, या इसको एक पॉइंट मिड में कंसीडर कर लेते हैं। इसी तरह वेव फ्रंट बना के 1 2 3 4 और 5 पॉइंट्स कंसीडर कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स ये प्लेन वेव फ्रंट बड़ा स्मूथली स्टडीली इस स्लिट तक अप्रोच कर रहा है। इस स्लिट तक ये एक सिंपल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, लेकिन ये जो स्लिट है इट इज एक्टिंग लाइक ऑब्स्टेकल। यूं समझ लें कि स्लिट ने इस वेव फ्रंट से कर देनी है छेड़खानी। जैसे ही स्लिट ने इस वेव फ्रंट को छेड़ा तो इसने छिड़ जाना है। छिड़ जाने का मतलब ये है, मतलब पढ़ाते हुए या पढ़ते हुए पेपर में ऐसे कुछ नहीं लिखना, बस ये आपको समझाने के लिए कि इसके ऊपर मौजूद हर पॉइंट फौरन से अपने आप को सोर्स समझने लगेगा और अपने अपने सेकेंडरी वेवलेट्स जनरेट कर देगा। यानी जैसे ही ये वेव फ्रंट इस जगह पर पहुंचा है, अब असूलन शैडो थ्योरी के मुताबिक इसको स्ट्रेट जाना चाहिए और इन जगहों का शैडो बनना चाहिए, बट नो, व्हाट विल हैपन, ये भी एक पॉइंट है 2 3 4 5। एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट विल जनरेट इट्स ऑन सेकेंडरी वेवलेट्स। एवरी पॉइंट, इसको ये चूंकि मर्ज हो जाएगा इसमें तो इसको ज़्यादा क्लियरली आप देख सकते हैं। जैसे ही इसने ऑब्स्टेकल के साथ इनकाउंटर करना है, हर पॉइंट अपना अपना सेकेंडरी वेवलेट जनरेट कर देगा। ठीक है, नाउ कंप्लीट द डायग्राम। ऑलराइट, अब देखें, मैंने शुरू में कहा कि लाइट हर डायरेक्शन में स्प्रेड होगी, तो ऑब्वियसली लाइट इस डायरेक्शन में भी स्प्रेड हो रही। ठीक, अच्छा, लाइट इसी तरह इस डायरेक्शन में भी हर सोर्स से स्प्रेड हो रही।
डन। अब देखें, फर्ज करें कि एक ही डायरेक्शन में जाने वाली तमाम रेज को अगर मुझे इकट्ठा करना है तो मुझे एक लेंस की ज़रूरत पड़ेगी और वो होगा कन्वेक्स लेंस। बट उससे पहले देखिए, चूंकि लाइट उस तरफ भी स्प्रेड हो रही है जिस तरफ शेडो बनना चाहिए था, तो यही वजह है कि लाइट अगर यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे एक पूरा सरफेस, तो लाइट अपेरेंटली यूं जाती हुई फील होगी। अब देखें, इस थ्योरी के तहत कि एवरी पॉइंट हैज जनरेटेड इट्स ऑन वेवलेट्स, लाइट उन प्लेसेस को भी एक्सेस कर रही है जो नॉर्मली एक्सेसिबल है नहीं। तो शैडो थ्योरी या रे थ्योरी से हटकर वेव थ्योरी इस चीज़ को पॉसिबल करती है कि लाइट उन जगहों पर भी एक्सेसिबल है जहां पर लाइट इवेंचुअली पहुंच नहीं सकती। अब देखें, यहां से ज़रा मंजर को साफ करके कुछ हद तक आपको समझ आ गई होगी। नाउ लेट्स से कि अगर मुझे इन स्ट्रेट पैरेलल रेज को किसी एक नुक्ते पर इकट्ठा करना है तो मैं यहाँ पर एक अदद कन्वेक्स लेंस प्लेस कर दूंगा एंड व्हाट विल हैपन, आई विल गेट द कन्वर्जेंस ऑफ द लाइट रेज। ये मुझे एक स्पॉट मिल जाएगा। सिमिलरली अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो ऊपर जाने वाली तमाम रेज हैं, चूँकि ये भी आपस में एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं, तो पैरेलल रेज को कन्वर्ज करने के लिए मैं इस तरीके से एक कन्वेक्स लेंस प्लेस कर दूंगा। ये कन्वेक्स लेंस पे पड़ने वाली तमाम रेज, ठीक है, इस एक तरीके से किसी एक नुक्ते पर कन्वर्ज होंगी। अब आपको होपफुली बुक पर बनी कन्वेक्स लेंस की डायग्राम समझ आ रही होगी कि एक्चुअल में जैसे जैसे आप इस लेंस को मूव करते जाएंगे आपको स्पॉट्स मिलते नजर आएंगे, वो इंटेंसिटी स्पॉट्स जिन्हें हम डिफ्रैक्शन पैटर्न का नाम देते हैं। ऑलराइट, अच्छा, अब हम यहाँ पर दोबारा से डायग्राम को रीबिल्ड करके सिर्फ रेज ऑफ लाइट पे आ जाते हैं। तो अब हम इस सिचुएशन को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं स्टूडेंट्स के लेट दिस बी द ऑब्स्टेकल, ठीक है। अब देखें, इस पॉइंट तक जो टोटल डिस्टेंस है वो है d। अब इतने हिस्से में जो वेव फ्रंट मौजूद है स्टूडेंट्स, उसका पूरा डिस्टेंस भी कितना है, लैम्डा। तो हम सपोज कर लेते हैं कि जो फर्स्ट रे और जो यहाँ पर निकलने वाली आखिरी रे है, ठीक है, इसको हम 1 से 10 में, जैसे बुक पे लिखा उसने कि इसको रे नंबर 1 कह लें और इसको रे नंबर 10 कह लें, दरमियान में कोई रे हो, लेट्स से रे नंबर 5 है। तो ये बेंडिंग इस तरीके से हो रही है कि रे नंबर 1 और रे नंबर 10 में टोटल पाथ डिफरेंस बन रहा है लैम्डा। हम इसको बजाय टोटल पाथ डिफरेंस लेने के हम इसका मिड पॉइंट चूज कर लेते हैं। अब इतना हिस्सा अगर हम चूज करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये डिस्टेंस बनेगा d/2 और यहाँ से अगर हम ये प्रोजेक्शन देखें तो ये डिस्टेंस बनेगा λ/2। यहाँ पर बन रहा है एंगल थीटा। अब हमने पाथ डिफरेंस फाइंड करना है और कंडीशंस, जैसे यहाँ पे उसने कन्वेक्स लेंस यूज़ किया है, ठीक है, और यहाँ पर कोई भी स्पॉट जो है वो क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम अप्लाई करते हैं साइन थीटा, ठीक है, ये पाथ डिफरेंस फाइंड करने के लिए, तो साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर है λ/2, तो हम लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू λ/2। हाइपोटेन्यूज है हमारे पास d/2, तो d/2 स्टूडेंट साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो d/2 साइन थीटा इज इक्वल टू λ/2। अब यहाँ से 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो हमारे पास डिफ्रैक्शन की कंडीशन बन रही है d साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा और d साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। हम इस वक्त पढ़ रहे हैं एक सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में स्टूडेंट्स जब यहाँ पे फर्दर डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा तो डिफ्रैक्शन पैटर्न की इस तरीके से एक इंटेंसिटी डायग्राम बुक पे बनी हुई है। बहुत बड़ी बड़ी सी डायग्राम बना रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ आए। जब डिफ्रैक्शन होती है
तो बिल्कुल सेंटर में इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, उसके बाद इंटेंसली शार्पली डिक्रीज करती। ये जो सेंटर है हमारे पास, ये हमारे पास यूं कह लें कि फर्स्ट मैक्सिमा है, फर्स्ट मैक्सिमा, और ये जो पॉइंट है ये हमारे पास फर्स्ट मिनिमा है। अच्छा, अब सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में स्टूडेंट्स होता ये है कि जो सेंटर वाला स्पॉट है उसकी जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो बाकी तमाम स्पॉट्स के निस्बत तकरीबन डबल होती, लिहाजा हम इसकी विड्थ को अपना स्टैंडर्ड नहीं बनाते। हम ये जो कंडीशन है d sin थीटा इज इक्वल टू लेमडा और d sin थीटा इज इक्वल टू n लेमडा, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में स्टूडेंट्स ये कंडीशन मैक्सिमा की नहीं होती, मिनिमा की होती है। हम कैलकुलेशन ऑफ डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस जो होती है वो फर्स्ट मिनिमा से स्टार्ट करते हैं। तो ये होगा d sin थीटा इज इक्वल टू लेमडा, फिर d sin थीटा इज इक्वल टू 2 लेमडा, फिर नेक्स्ट मिनिमा पे 3 लेमडा एंड सो ऑन। सो सारी की सारी सिचुएशन को समराइज करें तो समराइजेशन में ये है स्टूडेंट्स, डिफ्रैक्शन होती है बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड ऑब्स्टेकल। उसका मैंने आपको बेसिक थीम समझाया कि डिफ्रैक्शन बनती कैसे है, होती कैसे है। तो जस्ट इमेजिन कि आपके पास ये एक सिंगल स्लिट है, इससे लाइट के वेव फ्रंट्स गुजरते हैं और सामने स्क्रीन पर एक इस तरह का डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाते हैं। ये है डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ अ सिंगल स्लिट। ऑलराइट, ये तो हो गया सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। इसी के साथ टॉपिक स्टार्ट होता है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का। अब डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या होती है? डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग पढ़ने के लिए, समझने के लिए टॉपिक का नाम है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। स्टूडेंट्स, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या होती है कि एक ग्लास पीस, उसके ऊपर बहुत बारीक बारीक लाइन स्क्रैच की जाती हैं डायमंड टिप की मदद से। ठीक है, यूँ बारीक बारीक लाइन, यहाँ पे थोड़ा रफ होगा, मैं आपको साथ ज़रा क्लियर पिक्चर भी दिखा रहा हूँ इसकी स्क्रीन पे। ठीक है, इतनी ज़्यादा लाइंस कि ये 400 से लेकर 5000 लाइंस पर सेंटीमीटर तक हो सकती हैं। यानी एक मुमकिन है कि 1 सेंटीमीटर, फर्ज करेंगे अगर 1 सेंटीमीटर है ना, तो इस 1 सेंटीमीटर के अंदर 400 से लेकर 5000 तक लाइंस जो हैं वो स्क्रैचेस लगाए जा सकते हैं। अब व्हाई डू वी नीड दिस स्क्रैचेस? फर्ज करें कि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की जो लेंथ है वो L है और इस पर नंबर ऑफ लाइंस जो हैं वो N है। तो अगर इसको हम एक साइड व्यू से देखें तो हर 2 स्क्रैचेस के दरमियान जो गैप है, इसको मैं शेडेड कर देता हूं, ये गैप d डिस्टेंस रखता है एंड इट इज एक्टिंग लाइक अ स्लिट। तो यूं समझ लें कि एक सिंगल स्लिट की बजाय अगर हजारों स्लिट्स एक लाइन में रूल कर दी जाएं तो दिस पैटर्न या दिस थिंग इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग कोई यूं समझ लें कि साइंटिफिकली इन्वेंटेड चीज़ बाद में है, नेचर में भरी पड़ी एग्जांपल्स डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की। आपने जो क्लाउड डिफ्रैक्शन देखी वो क्यों हो रही है? उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। वाटर ड्रॉपलेट्स के दरमियान से गुजरने वाली लाइट ऐसे ही है जैसे एक अलग अलग स्लिट में से पास कर रही है और डिफ्रैक्ट कर रही है। स्पाइडर वेब के ऊपर आपने देखा छोटे छोटे से जो हैं वो गैप्स बने हुए हैं, उन गैप्स पे लाइट उनमें से गुजरती है, डिफ्रैक्ट होती है। इसी तरह कॉम्पैक्ट डिस्क के ऊपर पिट्स एंड फ्लैट्स होते हैं, वो पिट्स और फ्लैट्स जो हैं वो डिफ्रैक्शन प्रोड्यूस करने का बायस बनते हैं। सो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में स्टूडेंट्स कैसे आपने अंडरस्टैंड करना है? सबसे पहले तो अगर आपको किसी एक स्लिट का डिस्टेंस d फाइंड करना हो तो उस d डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स आपने करना है d इज इक्वल टू टोटल लेंथ को, जो गिवन लेंथ है, नंबर ऑफ लाइंस पे डिवाइड कर देना है। फॉर एग्जांपल आपको डाटा गिवन है 25
100 लाइंस पर सेंटीमीटर। तो आपने करना क्या है, आपने डिफाइन करना ना उस ग्रेटिंग का, तो आपने यहाँ पर सेंटीमीटर यानी 10⁻⁻² मीटर लिखना, और नंबर ऑफ लाइंस कितनी है 2500। सो दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू फाइंड द डी इन दिस केस। और ये जो डी है स्टूडेंट्स, इसको ग्रेटिंग एलिमेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रेटिंग एलिमेंट। सो ऑनवर्ड, अब होगा क्या कि डिफ्रैक्शन, ग्रेटिंग और सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन का काम क्या होता है। फिर रिकॉल करें सिंगल स्लिट को, कि सिंगल स्लिट से जो पैटर्न बना था वो कम इंटेंसिटी और फिर ह्यूज इंटेंसिटी एंड सो ऑन। अब देखें, जब हम स्टूडेंट्स मल्टीपल स्लिट्स की तरफ आएंगे ना, तो होगा क्या कि हर स्लिट का अलग अलग डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है, ठीक है, फॉर एग्जांपल इस स्लिट का यहाँ पे डिफ्रैक्शन पैटर्न है। अब क्या होगा कि सामने जो स्क्रीन है, हम इसमें से जो कम इंटेंसिटी वाले पैटर्न्स थे, यानी यूँ सपोज करें कि ये इसका पैटर्न है ना, तो ये वाले हिस्से हम इग्नोर कर देंगे, हम सिर्फ इसके ब्राइट स्पॉट को एक रे की तरह कंसीडर करेंगे। तो ईच एंड एवरी स्लिट इज स्प्रेडिंग द लाइट इन ऑल डायरेक्शंस। ईच एंड एवरी स्लिट इज स्प्रेडिंग द लाइट इन ऑल डायरेक्शंस। ये सब स्लिट्स अगर फिर एक कन्वेक्स लेंस की जद में आती हैं स्टूडेंट्स, तो आप इन तमाम रेज को किसी एक पॉइंट पर इकट्ठा कर सकते हैं। अब जैसे बुक में डायग्राम बनी, उस डायग्राम को बना के तो फर्दर इसको फाइनलाइज करते हैं। बुक पे यूँ डायग्राम बनी है कि ये मल्टीपल स्लिट्स हैं, ये सामने स्क्रीन है, तो इस स्क्रीन से उसी तरह एक कन्वेक्स लेंस में से मैक्सिमम पॉसिबल रेज गुजर के किसी एक नुक्ते पर इकट्ठी हो रही है। यानी इस जगह ये सारी रेज पैरेलल होंगी और कन्वेक्स लेंस की मदद से इन्हें किसी एक पॉइंट पे इकट्ठा किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर भी जो डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा उसकी कंडीशन भी सेम होगी कि d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। अच्छा, अब यहाँ पर होगा क्या कि यहाँ पर जो सेंट्रल स्पॉट होगा उसको हम नाम देते हैं जीरो ऑर्डर इमेज ऑफ डिफ्रैक्शन। उसके बाद जो अगला ब्राइट स्पॉट होगा उसको हम नाम देंगे फर्स्ट ऑर्डर इमेज, फिर सेकंड ऑर्डर इमेज। अच्छा, यहाँ पर ये कंडीशन मिनिमा की नहीं है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में ये कंडीशन मिनिमा की बजाय किसकी हो जाएगी, मैक्सिमा की। उसकी वजह फिर याद करें, मैंने कहा था जो हम बाकी लो इंटेंसिटी स्पॉट्स हैं उनको इग्नोर कर दें, तो हमारे पास तो है ही सारे हाई इंटेंसिटी स्पॉट्स। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, कि ग्रेटिंग का मतलब है मल्टीपल स्लिट्स, हर स्लिट अपना अलग अलग जो है वो पैटर्न क्रिएट करेगी। इसमें जो n है स्टूडेंट्स, ये n है ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, ठीक है। अगर इस n को देखा जाए तो ये n इज इक्वल टू d बाय लैम्डा एंड साइन थीटा। ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन है कि मैक्सिमम एक स्क्रीन पे कितने स्पॉट्स बन सकते हैं, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो ये ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ है, यानी जितनी वेवलेंथ स्मॉलर होगी उतने ही ग्रेटर नंबर ऑफ ऑर्डर्स बनने के चांसेस हैं। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिट स्पेसिंग है कि जितनी ज़्यादा स्लिट साइज बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपके पास जो ऑर्डर्स ऑफ डिफ्रैक्शन है वो भी इंक्रीज कर जाएंगे। इसके लिए आई विल सजेस्ट कि आप इसके बिल्कुल साथ में ही इसके तकरीबन 3 से 4 न्यूमेरिकल्स हैं, वो सॉल्व करें। वो सारे न्यूमेरिकल इस इक्वेशन से डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से सॉल्व होने हैं, ठीक है। और इसकी एक एग्जांपल है, उसमें ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन के बारे में एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हुई है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। अब इसी से ऑनवर्ड मैं आपको समझाऊंगा कि एक्स रे डिफ्रैक्शन क्या होती है। सो डिफ्रैक्शन ऑफ विजिबल लाइट के बाद स्टूडेंट्स अब हम आते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज बाय क्रिस्टल्स। व्हाई इट इज सम सॉर्ट ऑफ डिफरेंट फ्रॉम द विजिबल लाइट डिफ्रैक्शन। देन अगेन रिकॉल, मैंने आपके सामने एक स्लिट बनाई थी और कहा था कि उस स्लिट का साइज विजिबल लाइट के लिए हम माइक्रोमीटर्स में सपोज कर लेते हैं। फिर मैंने विजिबल लाइट का एक वेवफ्रंट चूज किया
जिसकी वेवलेंथ या जिसका साइज लाइट की वेवलेंथ के बराबर था, अच्छा खासा बड़ा था। अगर हम कंपेयर करेंगे आगे से एक्सरेज के साथ, तो देखें ये वेव फ्रंट तो जाके इन कॉर्नर्स के साथ इंटरेक्ट करेगा, ऑब्स्टेकल दरमियान में आएगा और ये डिफ्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन विजिबल लाइट के मुकाबले में अगर हम एक्सरेज को देखें स्टूडेंट्स, तो इसकी वेवलेंथ 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम्स तक जाती। इट इज़ एटलीस्ट 100 to 1000 टाइम्स स्मॉलर देन द विजिबल वेवलेंथ। इट मीन्स कि अगर हमें एक्सरे का वेव फ्रंट चूज़ करना है एक वेवलेंथ जितना, तो वो तो विजिबल के मुकाबले में शायद इतना सा हो, यानी दिस कुड बी द वेव फ्रंट ऑफ एन एक्सरे लाइट इन कंपैरिजन विद द विजिबल लाइट। अब ये एक्सरे का वेव फ्रंट अगर इस स्लिट में से पास करेगा तो ऑटोमेटिकली ये इतना स्मॉलर है, यानी लैम्डा ऑफ एक्स रेज इज सो मच स्मॉलर देन द नॉर्मल स्लिट साइज कि ये कभी भी इस विजिबल लाइट से या विजिबल स्लिट से डिफ्रैक्ट नहीं होगी। सो फ्रॉम वेयर द एक्स रे शुड डिफ्रैक्ट, एक्स रे को कहाँ से डिफ्रैक्ट होना चाहिए? तो स्टूडेंट्स आंसर इज, इसका आंसर तलाश किया था W.H. ब्रैग एंड W.L. ब्रैग। कहा जाता कि दोनों बाप बेटा थे, ठीक है। तो दोनों ने इसका सोल्यूशन यूँ फाइंड किया कि एटम्स, क्रिस्टल्स के अंदर जो एटम्स हैं, उन एटम्स के दरमियान जो स्पेसेस हैं, फॉर एग्जांपल ये एक पीस ऑफ सोडियम क्लोराइड है। अब इसकी जो एक यूनिट सेल की कंस्ट्रक्शन है वो ये कि सोडियम और क्लोराइड ये एटम्स हैं जो एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं। सोडियम से क्लोराइड तक के जो एटम का डिस्टेंस है उसको हम d का नाम दे देते हैं। अब ये जो डिस्टेंस d है स्टूडेंट्स, ये डिस्टेंस और एक्स रेज की जो वेवलेंथ है वो आपस में कंपेरेबल होती है, यानी इंटर एटॉमिक डिस्टेंस भी ऑफ द ऑर्डर ऑफ एंगस्ट्रॉम्स होता है और वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज भी ऑफ द ऑर्डर ऑफ एंगस्ट्रॉम्स होती हैं। तो इट मीन्स ये कोई ऐसी जगह है जहाँ से डिफ्रैक्शन हो सकती है। अच्छा, इसके बाद WH और WL ब्रैग ने सपोज करें कि ये सोडियम क्लोराइड में एटॉमिक प्लेन्स हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा जूम करके देखें तो ये एटॉमिक प्लेन, फर्स्ट लेयर ऑफ एटॉमिक प्लेन है, ये सेकंड लेयर ऑफ एटॉमिक प्लेन है, एंड देयर कैन बी n लेयर्स ऑफ एटॉमिक प्लेन्स। W.H. ब्रैग ने क्या चीज़ ऑब्जर्व की? उसको ऑब्जर्व करने के लिए सबसे पहले दो प्रॉपर्टीज़ याद रखें कि एक्सरेज वैसे तो इनविजिबल होती हैं, लेकिन ये इनविजिबल हाई एनर्जी रेडिएशन होती है एंड इट कैन अफेक्ट फोटोग्राफिक फिल्म। फोटोग्राफिक फिल्म क्या होती है? वो एक शीट जिसके ऊपर एक्स रे अपीयर होता है। इस फिल्म के काम करने की मेथडोलॉजी क्या होती है? इसके ऊपर जितनी एक्सरे पड़ेगी ना, जितनी एक्सरे पड़ेगी ये उतनी डार्क हो जाएगी, ये उतनी डार्क हो जाएगी, और जिन जिन रीजन्स पे एक्सरेज इंसिडेंट नहीं होगी वहाँ से ये लाइटर रहेगी। इसका मतलब है कि अगर इसे एक्सरे किसी एक स्पॉट पे हिट करती है तो वो जगह डार्क हो जाएगी, और जहाँ जहाँ हिट नहीं करेगी वो जगह क्या रहेगी? लाइटर रहेगी। ये बात ध्यान में रखनी। अच्छा, अब W.H. ब्रैग ने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि जब हम एक्सरे लाइट इंसिडेंट करते हैं किसी भी क्रिस्टल सॉलिड पर, तो वैसे तो वो हर डायरेक्शन में डिफ्रैक्ट होती, लेकिन कोई एक सिमत ऐसी होती है जिसमें मैक्सिमम इंटेंसिटी या मैक्सिमम रिफ्लेक्शन ऑफ एक्सरेज हमें मिल रही होती। सो हम बाकी सारी डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट होने वाली एक्सरेज को कर देंगे इग्नोर, और सिर्फ हम उस वाली एक्सरेज को पकड़ेंगे या सॉल्व करेंगे जो एक्सरेज एक खास डायरेक्शन में सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो गया। तो लेट कि ये एक्सरे इंसिडेंट होती है एटॉमिक प्लेन पर और सबसे ज़्यादा एक्सरे इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही। यहाँ पर हम लगाते हैं वो फोटोग्राफिक फिल्म, ठीक। अब ये पहले प्लेन से रिफ्लेक्ट हुई, अब इसी तरह सेकंड प्लेन से, ये सेकंड प्लेन से रिफ्लेक्ट हो गए, इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी। अब ये दोनों वेव्स एक दूसरे के साथ अगर कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी तो दे विल गिव अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह जब ये फिल्म पे टकराएंगी तो देखिए फिल्म पे लाइट टकरा रही है। अभी मैंने कहा
कि फिल्म पे एक्सरे इंसिडेंट करेगी तो फिल्म वहाँ से क्या हो जाएगी, डार्क। फिल्म डार्क होगी लेकिन स्पॉट उस पर कौन सा हिट कर रहा है, ब्राइट स्पॉट, क्योंकि इन दोनों रेज का आपस में कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करना ज़रूरी है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करना ज़रूरी है, तो इंटरफेरेंस के लिए तो पाथ डिफरेंस भी चाहिए होता है। और पाथ डिफरेंस अब कैसे फाइंड करना है, तो उसके लिए इन दोनों वेव्स के रास्तों पे गौर करते हैं। आपने क्या करना है कि इस रे को बैकवर्ड ड्रॉ कर लें। तो देखिए यहाँ तक तो दोनों वेव्स का फासला सेम है। इस वेव को फॉरवर्ड ड्रॉ कर दें तो यहाँ से ऑनवर्ड भी दोनों का फासला सेम है, यानी इतने हिस्से में कोई पाथ डिफरेंस नहीं है। हाँ, पाथ डिफरेंस अगर है तो ये एडिशनल पाथ है जो दूसरी वेव को कवर करना पड़ रहा है। अब ये एडिशनल पाथ कितना है, हमने कहा कि दो लेयर्स के दरमियान डिस्टेंस d है, तो इस लेयर से इस लेयर के दरमियान डिस्टेंस मेंशन कर देते हैं d। इसका मतलब है ये डिस्टेंस भी d है। अब यहाँ बनेगा एंगल थीटा, यहाँ भी बनेगा एंगल थीटा। अब देखें थीटा के बिल्कुल सामने परपेंडिकुलर, और ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। ऑलराइट, अच्छा अब देखें करना आपने ये है कि d अगर हाइपोटेन्यूज है, इसको हम वेक्टर की तरह कंपोनेंट्स में ले जाते हैं। तो जो परपेंडिकुलर है वो इसका साइन कंपोनेंट होगा, बेस इसका कॉस कंपोनेंट होगा। कॉस कंपोनेंट को छोड़ दें क्योंकि हमें तो ये डिस्टेंस चाहिए। इधर भी d का परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा d साइन थीटा। ठीक है, तो जैसे एक वेक्टर होता है ना, ये वेक्टर एज ए हाइपोटेन्यूज है, तो इसका जो परपेंडिकुलर है वो हो जाएगा d साइन थीटा, और इसका जो बेस है वो हो जाएगा d कॉस थीटा। क्योंकि यहाँ हम परपेंडिकुलर को डील कर रहे हैं तो हम d साइन थीटा पिक कर लेंगे। नाउ सी, d साइन थीटा प्लस d साइन थीटा, d साइन थीटा। स्टूडेंट्स, this factor becomes equal to 2d sin theta, and for a constructive interference this 2d sin theta must be equal to n lambda। सो दुनिया में जितने भी क्रिस्टल्स हैं सब के लिए ब्रैग्स इक्वेशन, अब आम विजिबल लाइट इक्वेशन है d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, जबकि ब्रैग्स इक्वेशन है 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। तो आपके चैप्टर 9 के लास्ट टू न्यूमेरिकल्स जो है वो ब्रैग्स लॉ से सॉल्व होंगे। अब ये देखें कि इस मेथड से फोटोग्राफिक फिल्म पर हमें एक ज्योमेट्रिकल डार्क स्पॉट्स मिलेंगे। उन ज्योमेट्रिकल डार्क स्पॉट्स को फिर आगे स्पेशल टेक्निक्स की मदद से, कंप्यूटराइज्ड मेथडोलॉजी से हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक दफ़ा सोचें कि हमें ये जो 7 क्रिस्टल सिस्टम्स का पता चला, कैसे पता चला होगा। ऑब्वियसली एक्सरे डिफ्रैक्शन हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल, स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन, स्ट्रक्चर ऑफ DNA, और हज़ारों ऐसे क्रिस्टल जो अभी मटेरियल जो डिस्कवर हो रहे हैं। अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी में इसको XRD कहा जाता है, एक्सरे डिफ्रैक्शन। तो जो एक्सरे डिफ्रैक्शन है स्टूडेंट्स, इट प्लेज अ वाइटल रोल इन डिटर्मिनिंग द क्रिस्टल स्ट्रक्चर या एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल्स ऑफ और एटम्स। तो ये था कंप्लीट लेक्चर अबाउट डिफ्रैक्शन। आई एम होपफुल कि आपको कुछ ना कुछ हद तक समझ आया होगा। पेपर में डिफ्रैक्शन के हवाले से सिर्फ एक्स-रे डिफ्रैक्शन वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बाकी सिंगल स्लिट और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग ये MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट है, तो इसको MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से ही काम में लाना है। यहाँ तक के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में जल्द हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।